मैं हमेशा से मेहनत करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में विश्वास रखती थी। देर रात तक काम कॉफी से सने रिपोर्ट्स और कांच की दीवारों वाले कमरों में अनंत मीटिंग्स। लेकिन पिछले 6 महीनों में कुछ बदल सा गया था, या शायद ये शुरू से ही था। जिस तरह मेरे बॉस मिस्टर अर्जुन मेहरा प्रेजेंटेशंस के दौरान मुझे देखते थे, उनकी नजर एक पल भी ज्यादा ठहर जाती थी। उनकी आंखें जो तूफानी समंदर जैसी गहरी थी, मेरे जबड़े की रेखा, कंधों के मोड़ और ऑफिस में चलते हुए मेरे हिप्स के झूमर को ट्रेस करती थी। अर्जुन एक ऐसे इंसान थे जो सत्ता को पहचानते थे, जो उसे अपने टेलर्ड सूट्स की तरह ही आसानी से संभालते थे। उनका आत्मविश्वास एक चुंबकीय क्षेत्र जैसा था जो सबको अपनी ओर खींचता था, और मैं भी इसका हिस्सा थी। मैं एक युवा महत्वाकांक्षी एग्जीक्यूटिव थी जो कॉर्पोरेट जंगल में अपना लोहा मनवाना चाहती थी। वो शेर थे सर्वोच्च शिकारी, और मैं एक हरिणी, तेज, फुर्तीली और पूरी तरह से उनकी नजरों में। ये सब हानि रहित तारीफों से शुरू हुआ। तुमने फिर से खुद को पार कर लिया रिया, या क्लाइंट्स को तुमसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह वो ये कहते थे, धीमे और जानबूझकर, मेरी रूह कांप जाती थी। उनकी आवाज मखमल के नीचे बजरी जैसी थी, नरम पर खुरदरी, एक वादा और एक चेतावनी सब एक साथ। ये एक मोहनी आवाज थी, और मैं खुद को उनकी तारीफ सुनने के लिए झुकाती पाती। एक शाम जब सब चले गए थे, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में अगली क्वार्टर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए बुलाया। पर्दे खींचे हुए थे, शहर की रोशनी बाहर धुंधली सी दिख रही थी। हवा में कुछ अनकहा भारीपन था, एक करंट जो पूरे कमरे को चार्ज कर रहा था। हम पास पास खड़े थे, उनके लैपटॉप की रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी जब हम नंबर्स और प्रोजेक्शंस रिव्यू कर रहे थे। डेस्क पर उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया और मैं जम गई, मेरी सांस रुक सी गई। जब मैंने ऊपर देखा तो उनकी आंखें मुझ पर इस तरह गड़ी हुई थीं जैसे हर ढोंग को उतार फेंक रही हों। उनका हाथ वहीं रुका हुआ था, एक खामोश सवाल। मैं जानती थी कि वो क्या ऑफर कर रहे थे, सफलता और ताकत से भरा एक भविष्य। और ये मेरे लिए क्या मायने रखता था। उसके बाद के हफ्ते बोर्डरूम मीटिंग्स और चुराए हुए पलों का एक चक्रव्यूह बन गए। गुजरते हुए मेरी कमर पर उनका स्पर्श डॉक्यूमेंट पास करते हुए उनकी उंगलियों का मेरे हाथ से सरकना, बातचीत जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं लगती थी। हर इंटरेक्शन मेरी रीढ़ में एक सनसनी भर देता, एक गहरा और मीठा राज जो हमने शेयर किया था। एक रात एक खास क्लाइंट डिनर के बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। कार में खामोशी कुछ और ही कह रही थी। ये एक जीवित सांस लेती हुई चीज थी जो इच्छा और इंतजार से भरी हुई थी। जब उन्होंने आखिरकार बोला तो उनकी आवाज अंधेरे में एक सहलाहट थी। तुम जानती हो कि तुम क्या चाहती हो रिया? मैं जानती थी। मैं प्रमोशन चाहती थी, शहर के नजारे वाला कॉर्नर, ऑफिस, फैसले लेने की ताकत। लेकिन मैं उन्हें भी चाहती थी, वो शख्स जिसकी तारीफ मेरी लत बन चुकी थी। महत्वाकांक्षा और इच्छा के बीच की लकीर हर गुजरते दिन के साथ धुंधली होती गई। क्या मैं सच में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, या सिर्फ उनके खेल की एक मोहरा थी? फिर प्रमोशन लेटर मेरी डेस्क पर आया, एक सफेद लिफाफा जिसमें दुनिया का भार लग रहा था। मैंने उसे खोला और मेरा दिल धड़कने लगा। वो मेरे पास आए, उनकी आवाज मेरे कान में गर्म सांस की तरह फुसफुसाई। तुमने इसे कमाया है, उन्होंने कहा। क्या सच में? या मैंने सिर्फ उनकी ताकत के आगे घुटने टेक दिए थे? उस कांच के ऑफिस में महत्वाकांक्षा और इच्छा अब एक ही हो चुकी थी। ऑफिस हमारे रिश्ते का आईना था, ठंडा, चमकदार और अनकहे वादों से भरा। हम एक दूसरे के आसपास नाचते थे, प्रोफेशनलिज्म और पैशन का एक टैंगो। और फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। ब्रेक रूम में धीमी आवाजें, हॉलवे में जरा देर ठहरी हुई नजरें। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की। आखिरकार यही तो मैं चाहती थी, है ना? लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गई, नजरें और भी तीखी। ऑफिस में अफवाहें थी मेरे तेजी से आगे बढ़ने और मिस्टर मेहरा के साथ मेरे रिश्ते के बारे में। मैं उनके जजमेंट्स का बोझ महसूस कर सकती थी जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया था। फिर भी जब उनका हाथ मेरे हाथ से छू जाता, जब हम अकेले होते और उनकी आंखों में वो अंधेरा उतर आता, तो मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ जाती। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, पशप से बचने के लिए और अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए। प्रमोशन का मतलब सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं था, ये उस भविष्य का टिकट था जिसका मैंने सपना देखा था। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। हमारी मीटिंग्स बढ़ती गईं, प्रोफेशनल से पर्सनल होती चली गईं। वो मेरे वीकेंड, मेरी इच्छाओं, मेरे सपनों के बारे में पूछते।
और हर शेयर किए गए राजर इंटीमेट पल के साथ वह लकीर और पतली होती चली गई जब तक कि वो बस एक धुंधली याद नहीं रह गई। एक शाम जब शहर के ऊपर सूरज डूब रहा था और आसमान में आग लगी हुई थी, उन्होंने मुझे फिर अपने ऑफिस में बुलाया। इस बार काम का कोई बहाना नहीं था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उसकी आवाज एक पिंजरे के ताले जैसी गूंजी। अपनी जैकेट उतारो, उन्होंने कहा, और मैं उनकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकी। मैंने उसे उतार दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। वो मेरे पास आए, मेरी आंखों में देखते हुए मेरी ब्लाउज के बटन खोलते गए जब तक कि वो खुलकर मेरे लेसी ब्रा को नहीं उजागर कर दिया। उनके हाथ इतने मजबूत और पक्के मेरे बदन की रेखाओं को ट्रेस करते हुए एक दावेदारी से छू रहे थे जो मुझे डराती भी थी और रोमांचित भी करती थी। तुम मेरी हो रिया, उन्होंने फुसफुसाया। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैं जानती थी कि ये गलत था, कि हमारे रिश्ते ने वो हद पार कर ली थी जिसे वापस नहीं मोड़ा जा सकता। फिर भी जैसे जैसे उनके हाथ मेरे बदन को एक्सप्लोर करते गए, मेरा इरादा पिघलता चला गया। मैं उनकी ओर झुक गई, उनकी गर्माहट उनके चुंबन की तलब में। हमारा अफेयर और इंटेंस होता गया, एक गुप्त बगीचा जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की छाया में खिल रहा था। वो मुझे ऐसे टेक्स्ट भेजते जो मुझे शर्मा देते, ऐसे ईमेल्स जो मेरी रीढ़ में सिहरन भर देते, और हर बार जब हम साथ होते बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती। लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गई, नजरें और भी आरोप भरी। ऑफिस में तनाव हवा में तैर रहा था और मैं अपने सहकर्मियों की नजरों को महसूस कर सकती थी, देखती हुई, जज करती हुई। मैंने अपना सिर नीचा रखने की कोशिश की, नंबर्स और डेडलाइंस पर फोकस करने की, लेकिन उन फुसफुसाहटों से बच पाना मुश्किल था जो मेरा पीछा करती थी। और फिर एक दिन सब कुछ खुलकर सामने आ गया। एक जूनियर कॉलीग आयशा नाम की लड़की ने लिफ्ट में मुझसे सीधे पूछ लिया। वह युवा चमकदार आंखों वाली थी और उसी महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी जो कभी मुझ में थी। क्या ये सच है? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या इसी तरह तुम आगे बढ़ी हो? मेरे गाल शर्म और गुस्से से जल उठे। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। उस रात जब मैं बिस्तर पर छत को घूर रही थी, मैं उस भावना को झटक नहीं पाई कि उसने मुझे पढ़ लिया था। शायद सबने पढ़ लिया था। मैंने इसे खत्म करने का फैसला किया, अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचने का। लेकिन अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची, मिस्टर मेहरा मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान। मैंने आज बोर्ड के साथ एक मीटिंग रखी है। वे एक नई पहल की घोषणा करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। तुम चमकोगी रिया और सब देखेंगे कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। उन शब्दों ने मेरी रूह को ठंडा कर दिया। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये हमारी जुगलबंदी का ऐलान था, ताकत और कब्जे का प्रदर्शन। मैं जानती थी कि उनसे दूर जाने का मतलब था जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी उसे छोड़ देना। लेकिन क्या मैं इसकी कीमत चुका सकती थी? जैसे ही हम बोर्डरूम में घुसे, फुसफुसाहटें जोर पकड़ने लगी। जैसे ही सबकी नजरें हम पर पड़ी, कमरा खामोश हो गया। दूसरे एग्जीक्यूटिव्स ने मुस्कुराकर ग्रीट किया, लेकिन उनकी मुस्कान झूठी थी। मैं उनकी नजरों के सामने नंगी सी महसूस कर रही थी। मेरे सारे राज खुलेआम दिख रहे थे। मीटिंग एक धुंध बनकर रह गई। मैंने खुद को संभाला, नंबर्स और स्ट्रैटेजीज को प्रेजेंट किया जो हमारी देर रात की मुलाकातों का फोकस थी। लेकिन जब Q&A के दौरान मिस्टर मेहरा का हाथ मेरे हाथ पर फिसला तो कमरा झुक सा गया। नजरें और ठंडी हो गई, मुस्कानें और भी नकली। बाद में उनके ऑफिस की सुरक्षा में मैंने अपना फैसला समझाने की कोशिश की। हम ये नहीं कर सकते, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। ये सही नहीं है, न मेरे लिए, कंपनी के लिए, किसी के लिए। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, उनकी तूफानी आंखें अबूझ। तुम्हें लगता है तुम बस चली जाओगी? जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसके बाद। मैंने अपने गले का गुस्सा निगला। ये उस बारे में नहीं है जो आपने मुझे दिया, ये उस बारे में है जो मैंने खोया है, मेरी इज्जत, मेरा स्वाभिमान। उन्होंने हंस दिया, एक ठंडी कड़वी आवाज जिससे मेरी रूह कांप गई। तुम्हें लगता हो तुम पहली हो जो सफलता के लिए ये सब बेचती हो? ये असली दुनिया है रिया, फूड चेन के टॉप में स्वागत है। उनके शब्द चुप गए, लेकिन मैं जानती थी कि वो सही थे। कॉर्पोरेट जंगल में हर किसी की एक कीमत होती है। मैंने बस दूसरों से ज्यादा खुलेआम अपनी कीमत चुका दी थी। अगले कुछ दिनों में फुसफुसाहटें गरजने लगी। लोग हॉलवे में मुझसे बचने लगे, मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं आता था
और जो मुस्कानें कभी दोस्ताना लगती थीं अब वे घृणा से भरी थीं। मेरी इमेज धूल में मिल चुकी थी और कोई भी मुझे बचाने को तैयार नहीं था। मैंने खुद को काम में झोंक दिया उनके प्रभाव के बिना अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। लेकिन हर कदम पर संदेह की छाया मेरा पीछा करती। क्या मैंने वाकई कुछ कमाया था या सिर्फ उनकी कठपुतली थी? एक शाम देर रात तक काम करते हुए मुझे अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिला, कंपनी के लोगो वाला एक पेज। मेरा दिल डूब गया जब मैंने पढ़ा, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, कृपया इस हफ्ते तक अपनी डेस्क खाली कर दें। मैं ऑफिस से बाहर निकली आंसुओं से अंधी हुई शहर की रात की ठंडी बाहों में। हवा मेरे चेहरे पर चोट कर रही थी जैसे मेरे अंदर का गुस्सा। अगले हफ्ते मेरी जिंदगी पैक करने और अलविदा कहने का एक बुरा सपना था। उन कॉलीग्स को जो मेरे दोस्त बन चुके थे, या मैंने ऐसा सोचा था। उन्होंने मुझे दया भरी नजरों से देखा जैसे मेरा करियर कोई मरा हुआ अपना हो। जैसे ही मैंने आखिरी बार बिल्डिंग छोड़ी, मिस्टर मेहरा का ऑफिस लाइट अंधेरे में एक मीनार की तरह चमक रहा था। वो अपनी ताकत वाली गद्दी से मुझे देख रहे थे, उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान। मैं जानती थी कि उन्होंने ये सब प्लान किया था, मुझे याद दिलाने के लिए कि असली ताकत किसके हाथ में है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मेरा गुस्सा भड़क उठा। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये उन सभी औरतों के बारे में था जो मेरे जैसी थीं, जिन्होंने चुपचाप सहा था, जिन्हें सिर्फ एक ट्रॉफी समझा गया था। मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती थी। नए संकल्प के साथ मैंने अपनी वापसी की तैयारी शुरू की। मैंने नेटवर्किंग की, पढ़ाई की और पहले से ज्यादा मेहनत की। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए, उनकी कंपनी की छाया से बाहर अपना नाम बनाया। कुछ महीनों बाद मैंने उनके पतन की अफवाहें सुनी। उनके अनैतिक व्यवहार की खबरें बोर्ड तक पहुंची थीं और कंपनी हिलने लगी थी। और मैंने खुद को फिर से बनाया, क्योंकि असली सत्ता वो नहीं होती जो दूसरों को नीचे दबाकर मिलती है, बल्कि वो होती है जो खुद को उठाकर हासिल की